हेलो एवरीवन। आज है 24 मार्च और ये वीडियो बनाने में हमें थोड़ा लेट हो गया है। मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च की है इस टॉपिक पे, जो मैं बात करूँगा एलपीजी वाले टॉपिक पे। सो ओवरऑल ये वीडियो पूरा उसी टॉपिक पे रहेगा, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ें हुई अभी, करंट स्टेटस वगैरह वगैरह। साइलेंट एनर्जी क्राइसिस है या तो क्या है, एलपीजी सिस्टम कोलैप्स हो गया। सो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में। अगर आप सोचिए कि कल अगर आप सुबह सो के उठें और घर में आपका गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, फिर आपको क्या होगा, कैसा फील होगा? और 2-3 दिन नहीं, बिल्कुल आपको पता चले 10-15 दिन तक बिल्कुल वो आपको मिलेगा ही नहीं, रिफिल नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? क्या हम सच में एक एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं या उसके बीच में आकर खड़े हो गए हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है। और क्या इंडिया जैसा देश है, इतना बड़ा देश है, सो यहाँ का किचन सिस्टम इतने बड़े लेवल पे कोलैप्स होने की एज पर आ गया है? येस और नो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। 2026 में इंडिया एक सीरियस एलपीजी क्राइसिस फेस कर रहा है, जहां सिलेंडर डिलीवरी डिले हो रहा है। और अगर मैं बिल्कुल इसकी ग्राउंड लेवल की बातें करूं तो मैं कुछ ऐसी जगह पे खुद भी देख के आया हूं जहां पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, लोग लाइन में खड़े हुए हैं, कुछ और है। और मैं अगर पर्सनल अपनी खुद की बात करूं तो मुझे सिलेंडर मिला हुआ है, बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी के फ़ोन कॉल के, बिना किसी के कुछ चीज़ों के, बिकॉज सप्लाई अच्छी हो रही है। हमने 11-12 तारीख को बुक किया था और वो 2-4 दिन में आ गया था, तो इट मीन सप्लाई इज़ गुड। तो सप्लाई डिसरप्शन और प्राइस प्रेशर सब एक साथ देखने को मिल रहे हैं हमें इंडिया में। लोगों को रिफिल के लिए दिनों तक वेट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है और बुकिंग भी बढ़ गई है, ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ गई है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई सिटीज़ में डिमांड के हिसाब से सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है। ये ओवरऑल गेम है सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस का। जैसे मैं बैंगलोर सिटी की बात करूँ, वहाँ पर डिमांड है जैसे कि 50,000 डिमांड के सामने 1,000 सिलेंडर्स ही मिल पा रहे हैं। इस क्राइसिस का मेन रीज़न ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन डिसरप्शन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसके बारे में मैं कुछ आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, कौन सी जगह है, कहाँ पे सिचुएटेड है, हर एक चीज़ डीप में। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की वजह से एलपीजी इंपोर्ट रुक गया, जहाँ से इंडिया का मेजर गैस आता है। आज इंडिया में एलपीजी सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। हम पहले वाले ज़माने में नहीं जी रहे हैं जहाँ हमें लकड़ी जलानी पड़े, कोयला जलाना पड़े। हम ये चीज़ें तब जलाते हैं जब ठंड आ रही होती है, तो हमें थोड़ा सा आग सेकने को मिल जाती है, बस। पर सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हमने इस डिपेंडेंसी को बिल्कुल इतना अंडर एस्टिमेट करके रख दिया है? तो ये भी आप एक क्वेश्चन मार्क की तरह ही समझिए, अपने बारे में रिसर्च करिए, इस टॉपिक के बारे में आप भी सीखिए, समझिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है इस वीडियो पे, हालांकि इस टॉपिक पर जो भी मल्टीपल वीडियोस बने हैं, आधे बकवास हैं और आधे सच में बहुत अच्छे हैं। सो आप फाइंड आउट करिए कि कौन सा आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने आँख बंद कर लिया है। चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट हो, आपको खुद पे भी भरोसा करना पड़ेगा, सरकार पे भी भरोसा करना पड़ेगा, तभी चीज़ें होगी। आप किसी अफवाह में, गलत फहमियों में मत जाइए, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपकी समझती है क्या होता है। आप खुद भी जब मीनवाइल, अगर सिलेंडर्स का कुछ इशू है एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, आप इंडक्शन परचेज करिए, ताकि आप एटलीस्ट आप अपना काम चला पाओ, दूसरा इंसान सिलेंडर ले पाए। सबको ही मौका मिलेगा, बट ऐसे भागा दौड़ी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो क्या आपके एरिया में एलपीजी डीले या शॉर्टेज फील हुआ आपको कभी? आपको कैसा लगा? इंडिया में एलपीजी का पहला लग्जरी, मतलब ऐसा है कि इसी साल हो गया कि सबसे बड़ा लग्जरी तो एलपीजी ही हो रहा है, इफ़ टॉकिंग अबाउट मार्च। तो पहले क्या होता था, पहले भी ऐसा लग्जरी माना गया था, सिर्फ अर्बन मिडिल क्लास तक ही लिमिटेड था। रूरल एरियाज़ में लोग फायरवुड, गोबर या कोल यूज़ करते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्लीन एनर्जी, क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रमोट किया, जिससे इंडोर पोल्यूशन कम हो गया। सो अगर मैं बात करूँ 2010 की, 2010 के बाद एलपीजी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ा, पर एलपीजी अडॉप्शन फास्ट स्पीड से बढ़ा और 2016 के बाद से रिवॉल्यूशन आ गया। जी हाँ, 2016 के बाद से आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर्स है। बीच में आपने ये भी देखा होगा कि इतने, एक कार्ड में इतने ही सिलेंडर मिलेंगे। सो उसके बाद से ये सारी कहानी बदल गई। पहले जहाँ एलपीजी कवरेज में सिर्फ 90, फिर सिर्फ 60% था, अब 95% हो गया है। हाउस होल्ड की बात करूँ मैं तो ये एक सक्सेस स्टोरी वाली बात नहीं थी, पर बात ये है कि कैसे गवर्नमेंट ने पूरा एलपीजी की सिनेरियो चेंज कर दी है एज़ कम्पेयर टू पुराने वाले टाइम में। तो क्या एलपीजी का एक्सपेंशन एक्चुअली ओवर डीप आपको टॉपिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी बताइएगा, बिकॉज यहाँ पर ओवर डिपेंडेंसी वाली बात भी आके रह गई है। सो इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का 55 से 65% इम्पोर्ट करता है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। 1998 से 2025, मतलब 1998 से 2025,
2025 तक एलपीजी इंपोर्ट्स 12 गुना बढ़ गए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना फास्ट नहीं बढ़ पाया जितनी डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब अगर ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंडिया डायरेक्ट इम्पैक्ट फील करेगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो घूम फिर के एक चीज़ ही है और उसका डायरेक्ट ही है। 2026 क्राइसिस ने ये डिपेंडेंसी क्लियरली एक्सपोज करके रख दी है। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात है, इंडिया के पास सिर्फ 20 दिन का एलपीजी रिजर्व था क्राइसिस के टाइम में। ये आज मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये जो भी रिपोर्ट्स है आपने काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में देखी होगी कि हमारे पास इतने दिन का ही सामान बचा। बीच में आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले कोयले का आ रहा था कि हमारे पास बस इतने दिन का ही कोयले का रिजर्व बचा है। तो इन अफवाहों पे मत जाइए, आप अपने काम पे फोकस करिए। जो आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स ज़्यादातर फ्रॉड बातें करते हैं और कोई भी उसमें कोई सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, बस कुछ भी है। सो अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा देश ही वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और पूरा देश वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप पर्सनली भी वो प्रॉब्लम में लपेटे में आ रहे हैं। सो प्लीज़ अफवाहों पे मत जाइए, खुद की रिसर्च करिए, खुद समझिए, और जो भी आप संसाधन खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं तो वो करिए। बेटर सोसाइटी की तरफ ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। नेगेटिविटी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आप ही बताइए, क्या इतनी डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री के लिए सेफ है? सोचने वाली बात तो ये भी है, इंडिया का मेजर एलपीजी सप्लाई मिडिल ईस्ट से आता है, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्रीज से। 90% इम्पोर्ट जो है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रूट से करते हैं, जो कि एक चोक पॉइंट बन गया है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाता है तो पूरा सप्लाई, बिल्कुल सारा पूरा सप्लाई चेन रुक जाता है। 2026 में एग्जैक्टली वही हुआ। कॉन्फ्लिक्ट के चलते शिपिंग रुक गई। जी हाँ, इसलिए इंडिया अब यूएस से एलपीजी इंपोर्ट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ है। पर यहाँ पर बात यह है, डाइवर्सिफिकेशन भी एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इतने जल्दी नहीं होता। अब सवाल ये है कि यहाँ इंडिया को मिडिल ईस्ट से डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप रिसर्च करके बताइए। ईरान इसराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होने के वजह से टैंकर्स रुक गए हैं और सप्लाई चेन ब्रेक हो गया है। इसी वजह से इंडिया एलपीजी के इंपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहा है। इंपोर्ट सडनली गिर गए हैं। ग्लोबल लेवल पर भी कंट्रीज़ अपनी एनर्जी सिक्योर करने में लगी हुई है। पहले तो हर एक कंट्री जो प्रोडक्शन में लगी हुई है मिडिल ईस्ट में, तो उन्हें लग रहा है कि पहले तो हम अपने लिए सेफ्टी बनाएं, बाद में हम ज्ञान बांटें, बाद में हम दान करें किसी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्राइसिस सिर्फ इंडिया का नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी वॉर का रिजल्ट बन के रह गया है। क्या ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर लेवल का सिग्नल हो सकती है? मतलब उस लेवल पे हमारी बात पहुंच गई है क्या अभी कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए? इंडिया की एलपीजी डिमांड 31 मिलियन टन से भी ज़्यादा है, पर सप्लाई उसके हिसाब से बिल्कुल स्टेबल नहीं है। क्राइसिस के दौरान डिमांड कांस्टेंट रही, पर सप्लाई सडनली बिल्कुल ड्रॉप हो गई। इट इज़ ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। कई सिटीज़ में डिलीवरी बैकलॉग पर चली गई, कहीं पर डिलीवरी बैकलॉग डबल हो गया। इसी वजह से लॉन्ग लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप बहुत ही क्लियरली विजिबल है। क्या इंडिया को डिमांड कंट्रोल करनी चाहिए या सप्लाई बढ़ानी चाहिए? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप प्लीज़ रिसर्च करके बताइएगा, अपने घर वालों से डिस्कस करिए, जैसा भी हो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और वहाँ अर्बनाइजेशन भी फास्ट हो रहा है। सिटीज़ में एलपीजी डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि अल्टरनेटिव ऑप्शंस बिल्कुल ज़्यादा कम होते हैं। यहाँ पर रूरल से अर्बन माइग्रेशन ने एलपीजी प्रेशर को और बढ़ाकर रख दिया है। ज़्यादातर लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं जॉब के लिए या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या कुछ भी समथिंग बिजनेस रिलेटेड। तो एलपीजी तो चाहिए, सबको सिलेंडर चाहिए, तो वो डिमांड भी बढ़ रही है। हर नया हाउस होल्ड एक नया एलपीजी कनेक्शन डिमांड करता है, और ये तो चाहिए भी। इसलिए डिमांड एक्सपोनेंशियल ग्रो हो रही है, मतलब उसको रैपिडली ग्रो होते हमने देखा है, देख रहे हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ एनर्जी क्राइसिस को बढ़ा रही है, ये भी एक नेक्स्ट लेवल सवाल है। गवर्नमेंट ने एलपीजी को अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी सिस्टम अनाउंस किया हुआ है, आपको शायद मालूम होगा। 200 रुपये से लेकर 300 सब्सिडी पर सिलेंडर दिया जाता है हर एक घर को। गिव इट अप कैंपेन भी लॉन्च किया गया है यहाँ पर, जिसमें लोग वॉलेंट्रीली सब्सिडी छोड़ते हैं, और सब्सिडी का फाइनेंशियल बर्डन भी गवर्नमेंट पर बढ़ रहा है। क्राइसिस के टाइम पर यहाँ पर जो सब्सिडी है, सब्सिडी मेंटेन करना और डिफिकल्ट हो जाता है। क्या सब्सिडी लॉन्ग टर्म का सलूशन है या टेम्परेरी फिक्स है, आप बताइएगा। उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए। इस स्कीम ने रूरल इंडिया को क्लीन फ्यूल दिया, जो एक बिग सक्सेस बना। हमने सारे एग्जाम्पल देखे, पर इससे एलपीजी डिमांड सडनली बहुत बढ़ गई। आज 33 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शंस एक्टिव हैं इंडिया में। जी हाँ,
यह डिमांड सिस्टम के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इस बारे में अगर ओवरऑल रिसर्च की जाए तो क्या उज्ज्वला योजना इनडायरेक्टली क्राइसिस का रूप बन के आ गई है? ऐसा है क्या? आप एक बार खुद भी देख के बताइए, मुझ पे पूरी तरीके से बिल्कुल मत जाइए, आप अपनी रिसर्च प्लीज़ करिए। सो इंडिया में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो 25,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का है, जो आप अपने नियर बाय दुकान देखते होंगे। फिर भी लॉजिस्टिक्स इशूज़ बहुत कॉमन है, डिलेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू है, बॉटल नेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। रूरल एरियाज़ में डिलीवरी और ज़्यादा स्लो होती है। क्राइसिस के टाइम ये सिस्टम और स्ट्रेस में इतना लेवल पे पब्लिक भी परेशान, जो डिलीवरी करता है वो भी परेशान। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के बाद भी एग्जीक्यूशन वीक है। क्राइसिस के टाइम ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबको लग रहा है कि यार क्या करें क्या करें। होटल्स और कमर्शियल यूज़ के लिए डोमेस्टिक सिलेंडर्स मिसयूज़ होते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे होगे अपने नियर बाय एरिया में जो चाट फुल्की समोसे वाले हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये ब्लू ब्लू वाला जो सिलेंडर होता है वो कमर्शियल होता है, लाल वाला होता है वो एलपीजी होता है। तो ये उस पर भी लगे हुए हैं, तो लाल वाला सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। अथॉरिटीज़ ने इलीगल सिलेंडर सीज भी किए हुए हैं। और मेरे सिटी की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की नोटिस आई हुई है, जो स्टेट है, सॉरी जो सिटी में कलेक्टर है, उन्होंने नोटिस नोटिस जारी की हुई है कि अगर कोई भी ऐसा दिखेगा व्यक्ति तो उसका सिलेंडर सीज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो आप बताइए, क्या एक गरीब इंसान अपनी रोजी रोटी नहीं चलाए? क्या करे वो अगर उसे कमर्शियल सप्लाई नहीं मिल रही है? हालांकि कुछ लोग इसका पूरी तरीके से भी मिसयूज़ करते हैं, स्टार्टिंग से ही मिसयूज़ करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या लॉ बनाना चाहिए? ब्लैक मार्केट में सिलेंडर डबल पर प्राइस पर दिया जा रहा है और कहीं पे तो और ज़्यादा दिया जा रहा है। ये आम आदमी के लिए सिचुएशन और टफ बना देता है। क्या स्ट्रिक्ट लॉ से ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल हो सकती है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउस होल्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों को कुकिंग के लिए अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ रहा है। कई जगह लोग इलेक्ट्रिक स्टोव या इंडक्शन ऑर्डर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपनी सिटी की ब्लिंकिट की तो अभी नहीं मिल रहा है इंडक्शन। मिडिल क्लास का मंथली बजट भी एकदम डिस्टर्ब होके रख गया है। लंबी लाइनें, वेटिंग टाइम नॉर्मल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये वेटिंग टाइम जो है नॉर्मल हो जाए तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हम डील अप कर पाएंगे। दोस्तों सोचिए, अगर एलपीजी कम्प्लीटली अनअवेलेबल हो जाए तो आप क्या करोगे? स्मॉल बिजनेस जैसे होटल, स्ट्रीट वेंडर्स और वर्कशॉप सब अफेक्टेड है। बेंगलुरु में वेंडर्स को 2 वीक तक एलपीजी ही नहीं मिला। ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट है, प्रोडक्शन बिल्कुल स्लो हो गया है, लॉसेस और ले ऑफ्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन कट करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, कहीं ऐसे मैंने कहीं न्यूज़ पे देखा है, शायद कोई कंपनी में जो इन हाउस खाना मिलता है, शायद टीसीएस, इन्फोसिस, आई एम अनेबल टू रिकॉल द कंपनी राइट नाउ। सो आपने देखा होगा ना, कुछ यूट्यूबर्स वीडियो भी बनाते हैं कि व्हाट वाज इन लंच इन माय ऑफिस। सो वो सारी जगह लंच वगैरह का भी अलग से नोटिस आया हुआ है कि आप अपना लंच खुद लेके आओ। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मेजर्स के लिए डोमेस्टिक सप्लाई प्रायोरिटाइज की हुई है। इंडस्ट्रियल जो एलपीजी है उसको सप्लाई रिड्यूस कर दिया गया है, वही जो कमर्शियल वाला। डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएस इंपोर्ट से, मतलब हम बातचीत कर रहे हैं कि यूएस से इंपोर्ट्स बढ़ा दिए जाएं। स्टेट्स को होर्डिंग कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी भी अनक्लियर है। क्या आपको गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्स पे जो है वो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा है, या आपके कुछ सजेशंस भी हैं गवर्नमेंट के लिए? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ्यूचर में इंडिया को एलपीजी अल्टरनेटिव्स पर फोकस करना होगा। इलेक्ट्रिक कुकिंग, पीएनजी गैस, बायोगैस और इथेनॉल जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं। अभी आपने इथेनॉल वाला टॉपिक भी देखा होगा ट्रेंडिंग में। इलेक्ट्रिसिटी से एलपीजी रिप्लेस करना पॉसिबल है या नहीं, आप बताइए। और इम्पोर्ट रिड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी बताइए। शुगर इंडस्ट्री इथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रपोज कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। दोस्तों आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा, क्या आपको लगता है एलपीजी डिपेंडेंसी से बाहर आ सकता है इंडिया, या क्राइसिस फ्यूचर में भी हम मेरे रिपीट में देखने मिलेगा? तो ये तो बड़ा भी हो सकता है। क्या गवर्नमेंट को एलपीजी के बदले इलेक्ट्रिक कुकिंग को एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर एलपीजी प्राइसेस डबल हो जाएं तो क्या आप अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ शिफ्ट करोगे या नहीं? सो मतलब ओवरऑल यही था जो हमारी टीम ने रिसर्च की हुई है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज हमने साइलेंट एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया को बिल्कुल डिटेल में समझा। एलपीजी शॉर्टेज, ग्लोबल इम्पैक्ट्स, हर एक चीज़ें जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को दिखा देती है, तो वो हमने कवर करने का ट्राई किया। पर सच ये है कि डिस्कशन यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगर आपके पास कोई और आइडियाज़, ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट करिए, ईमेल करिए मुझे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि गवर्नमेंट के पास वो चीज़ें पहुँच पाए और बिना गाली गलौज, कोई इलीगल हरकतें नहीं।
बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से। चाहे आपके एरिया में डिले हो रहा हो या आपके कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो, बिल्कुल आपने कुछ ट्राई किया हो जिसमें पैसा आपका कम लग रहा हो, सोल्यूशन मिल जा रहा हो, तो प्लीज़ ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और व्हाट आई वुड लाइक टू से कि आपका एक कमेंट दूसरे लोगों को उनके लिए हेल्प कर सकता है, मेरे लिए पर्सनली हेल्प कर सकता है मेरा चैनल ग्रो करने में। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट का, प्राइवेट का, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ का। सो मैंने ओवरऑल ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं वो प्राइवेट कल्चर इंडिया में चेंज कर पाऊँ, और जो अपनी खुद के सिनेरियोज़ हैं, खुद की हालात है, वो चेंज कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला पाऊँ। मेरा किसी भी गवर्नमेंट के लिए कोई बायसनेस, एंटी बायसनेस का ऐसा कुछ भी बिल्कुल एम इंटेंशन नहीं है। सो आप बिल्कुल कमेंट करिए ताकि आप खुद को भी सपोर्ट कर पाएँ, मुझे भी सपोर्ट कर पाएँ। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग कि ऐसा ही कर दो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, नहीं लगता है सो नॉट एन इशू। आप बड़े हैं, छोटे हैं, कीप गाइडिंग मी, जैसे आपके खुद के एक्सपीरियंस रहे हों। हम आपके इनपुट्स को रिसर्च करके ज़्यादा लॉजिक के साथ आप तक पहुँचाएँगे ताकि सबको सही और प्रैक्टिकल जानकारी मिल पाए। जय हिंद, दिस इज़ ऑल।